आज का हमारा व्याख्यान है भारतीय संघ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। पहले के व्याख्यानों में हमने पढ़ा था केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी एवं प्रशासनिक संबंध। केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक शक्तियों की तरह वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के संवैधानिक प्रावधान। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है कर निर्धारण शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। इसमें संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत हैं निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। और इसी प्रकार राज्यों के राजस्व स्रोत हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, पशु तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चूंगी कर आदि। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है, जैसे आयकर, औषधियों तथा शोक श्रृंगार संबंधी चीज़ों के अतिरिक्त अन्य चीज़ों पर लगाया गया उत्पाद शुल्क। दूसरा है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। पहला है पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दिया जाता है। दूसरा है बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पीड़ितों की सहायता के लिए अनुदान। तीसरा जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए सहायता। और चौथा है राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबरने के लिए। तीसरा है ऋण लेने संबंधी उपबंध। संघ अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सकें। राज्य ऋण ले सकते हैं परंतु विदेशों से उधार नहीं ले सकते। चौथा है करों से विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती। पांचवा है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। ये भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। महालेखा परीक्षक के माध्यम से संसद राज्यों के आय पर नियंत्रण रखती है। छठा है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित हो। केंद्र सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। इस प्रकार भारतीय संघवाद की प्रकृति केंद्रीयता के अनुकूल है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली है। तो अभी हमने अध्ययन किया कि क्या संवैधानिक प्रावधान है केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों के। और अब हम पढ़ते हैं केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के क्षेत्र, वित्तीय तथा योजना संबंधी विषय। इनमें केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव के क्षेत्र क्या क्या हैं। 1967 के बाद भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय और योजना संबंधी विषयों पर विवाद उभरे हैं और ये विवाद इस प्रकार हैं। पहला विवाद है वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। करों से प्राप्त आय का प्रधान भाग केंद्रीय कोष में चला जाता है। राज्यों को अपनी योजनाओं की सफलता के लिए केंद्रीय अनुदान पर निर्भर होना पड़ता है। 1967 के बाद राज्यों की शिकायत है कि केंद्र उन्हीं राज्यों को अधिक मदद देता है जहां केंद्र के शासक दल की सरकारें हैं या मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के अच्छे संबंध हैं। दूसरा है राज्यों की ऋणग्रस्तता। केंद्र के साथ राज्यों की ऋणग्रस्तता अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है।
तीसरा, वित्त आयोग की भूमिका। केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का 1/3 भाग वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र के बाहर है। चौथा है, आर्थिक नियोजन के संबंध में राज्यों की शिकायत रही है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को आघात पहुंचाया है। 1967 से राज्यों में केंद्र सरकार और योजना आयोग का विरोध करती है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की प्रवृत्ति उभरी है। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से राज्यों के आय के स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पांचवा है, अंतर्राज्यीय व्यापार। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। केंद्र राष्ट्रीय और राज्य हितों के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करता है, इसका राज्य विरोध करते हैं। जैसे खाद्य नीति, जो कि राज्य सूची का विषय है, और केंद्रीय हस्तक्षेप के प्रति पंजाब ने लगातार अपने नाराजगी प्रकट की है। केंद्र, अब हम अध्ययन करते हैं केंद्र और राज्यों के संबंधों का निष्कर्ष। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्रदान की गई है। फिर भी राज्य केंद्रीय सरकार की इकाइयां मात्र नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन इस संबंध में लिखते हैं, भारत नई दिल्ली नहीं बल्कि राज्यों की राजधानियां भी है। राज्य केंद्रीय सहायता के आकांक्षी है, किंतु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार की नीतियों का माध्यम हो सकती है, किंतु उनकी सहायता के बिना केंद्रीय सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकती। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की उपयुक्त व्यवस्था करते हुए संविधान निर्माताओं ने ये आशा की थी कि केंद्र और राज्य सरकारें परस्पर तथा राज्य सरकारें आपस में सहयोग से कार्य करेगी। केंद्र राज्य संबंधों की समस्त व्यवस्था संविधान की इस भावना के आधार पर ही लागू की जानी चाहिए। धन्यवाद।